हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन और डी कार्बोक्सिलेशन देखने के बाद पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, हालांकि हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद एल्केन ही बनाना है हमें, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का निकल जाना। सोचो एक एसिड, कोई एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यही वाला है। अगर ये यहां से निकल जाए, तो क्या बचेगा, और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाए या कोई भी हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाए, ये बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। एसिड से कार्बोक्सिल ग्रुप निकल गया, CO2 बन के निकल गया, या जैसे भी निकल गया, कार्बोनेट बन के निकल गया, CO2 बन के निकल गया, जैसे भी निकल गया। अगर ऐसा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये, डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन के बाद एल्केन बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे और इसके बाद पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर एनसीईआरटी की बात करें, जितना एनसीईआरटी में बताया है उसके अकॉर्डिंग केवल बात करें तो एनसीईआरटी तो बहुत थोड़ा सा बात किया डी कार्बोक्सिलेशन पे। कोई भी सॉल्ट ले लो, सोडियम, कोई भी एसिड का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लो, उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो। सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, क्विक लाइम। इस दोनों के साथ रिएक्शन करा दो तो ये जो सॉल्ट है इसका ये R और इसका H जुड़ के RH बना लेता है, और ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम के साथ मिलके और यहाँ का CO2 के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जब पूरे रिएक्शन में इसी का रोल है तो ये क्यों दिया गया है। देखो क्या होता है, अगर इसका ये केवल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है, प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कंट्रोल करना टफ होता है, इसलिए इसके साथ क्विक लाइम रखा जाता है। इस क्विक लाइम का ऐसा कुछ खास रोल नहीं है रिएक्शन में, बट इसके बिना इसको कंट्रोल करना टफ होता है, इसलिए इसमें इसको मिला के रखा जाता है और इसी दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है सोडा लाइम यूज किया जाता है डी कार्बोक्सिलेशन के लिए। कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब कुछ इस तरह का कंपाउंड RCOOH है, ठीक है। इस CO2 को, यहां से CO2 को उड़ाना है, मतलब तुम इसका पहले सॉल्ट बना लो। सॉल्ट तो NaOH दे दो, सॉल्ट बन जाएगा, KOH दे दो, कोई भी बेस दे दो, सॉल्ट बन जाएगा। बाय द वे NaOH दे के हमने सॉल्ट बना लिया है, ये सॉल्ट है, इसको दे दो NaOH, तो NaOH दे दोगे तो क्या हो जाएगा, NaOH का OH माइनस और इसका H+H2O बन के निकल जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। इस सॉल्ट को तुम सिंपली सोडा लाइम के साथ हीट करो। सोडा हो गया NaOH और लाइम हो गया CaO, इसके साथ हीट कर दो, ये खत्म हो जाएगा और इस R के साथ ये H आ जाएगा, RH बन जाएगा, और ये जो CO2 होगा इसके साथ सोडियम रिएक्ट कर लेगा। ये सोडियम और ये CO2, ये सोडियम ये ऑक्सीजन, ये CO2, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ना कि क्विक लाइम, ठीक है। दूसरा, अगर जो भी एसिड है या जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट में जितना भी कार्बन का नंबर है उससे एक कार्बन कम वाला एल्केन बनेगा। कैसे, देखो इस R में जितना भी कार्बन है, एक कार्बन ये भी तो है, ये कार्बन तो CO2 बन के कार्बोनेट आयन बन के सोडियम के साथ आ गया, तो इस RH में कार्बन का नंबर, इस एसिड में जो कार्बन का नंबर है उससे एक कम है। मतलब इसमें अगर या इसमें अगर n कार्बन है तो इसमें कितना कार्बन होगा, इसमें N-1 कार्बन होगा, ठीक है।
किसी भी सॉल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करो, क्या बन जाएगा? CO2 डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ये अलग बात है, यहां NaOH है, NaOH है तो उसके साथ सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, बट CO2 निकला ही नहीं इस तरह से, ठीक है। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट कई बार एनसीईआरटी से ही एडवांस में क्वेश्चन नहीं पूछता, बाहर से भी पूछता है, इसलिए थोड़ी और चीजें हम देखते हैं। और दूसरी चीज, नीट में भी केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहता है, थोड़ा बाहर से भी पूछता है, तो उसको कवर करने के लिए भी थोड़ा हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और एक और चीज बता दें, एक बीटा कीटो एसिड होता है, वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो नहीं बट थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दिया है, तो उसके बारे में भी हमें देखना है। तो सिंपल सा फंडा अभी तक हमने पढ़ा, कोई भी एसिड है उसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको हटा रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें, बताओ ये है बेंजोइक एसिड COO -Na+, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अगर इसका सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो, NaOH CaO हीट कर देते हैं, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। इनफैक्ट इस CO2 के साथ ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, उस पर मन नहीं ध्यान देना, यहां से CO2 हट जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, ये हाइड्रोजन लग जाएगा, ये सोल्वेंट कोई होगा तो उससे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बोले कि भाई बेंजोइक एसिड नहीं है, बेंजोएट आयन नहीं है, बेंजोइक एसिड ही है, तो क्या होगा? बेंजोइक एसिड का अगर रिएक्शन NaOH के साथ CaO क्विक लाइम सोडा लाइम के साथ करा दो, तो बात तो एक ही है। यहां NaOH दिए थे, पहले से सॉल्ट था, यहां NaOH दिए थे, पहले से एसिड था, तो पहले सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद भी तो NaOH और CaO रहेगा ही, उसके बाद हीट हो ही रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बेंजीन में। मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन में ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन ये खत्म हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि या तो सॉल्ट लो या एसिड ले लो, जब NaOH दे ही रहे हो तो सॉल्ट बन ही जाएगा, उसके बाद हीट कर रहे हो, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे आगे, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चंस आगे से भी पूछता है और नीट में भी। एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो सकता है केवल नीट में, रैंक अच्छा नहीं आ सकता केवल एनसीईआरटी से। बहुत सारे लोग बोलते हैं केवल एनसीईआरटी, सिलेक्शन हो सकता है। एक और चीज, एनसीईआरटी को समझने के लिए भी थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है हम लोग को, तब एनसीईआरटी समझ आता है अच्छी तरह से, ठीक है। जरा गौर करते हैं, देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना। इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो होता क्या है, जब कोई भी सॉल्ट होता है C+O कोई भी सॉल्ट है, जब इसको हीट करते हैं ना, इसको हीट करते हैं तो होता क्या है, ये यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आया, ये इधर गया, क्या बना? CO2 बना। ये इधर आया, यहाँ पे ये जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस माइनस बॉन्ड बन गया, CO2 बन गया, और ये R- बन गया, ये बन गया R-, ठीक है, लोन पेयर के साथ R-। ये है कार्ब एनायन। अब ये जो कार्ब एनायन है, इसको मिल जाता है H+। कहां से मिल जाता है H+? जो भी सोल्वेंट होगा या NaOH का H+ ले लेगा, या सोल्वेंट कोई होगा तो उससे H+ ले लेगा, और ये बन जाएगा RH, ठीक है। ये बेसिकली हम इसी का मैकेनिज्म बता रहे हैं। इसको हीट करने पे R- बनता है, और ये R- को H+ मिल जाता है, NaOH से H+ मिल जाता है, या अगर सोल्वेंट है तो सोल्वेंट से H+ मिल जाता है और RH बन जाता है। इस 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन वाला। इस दोनों में जो फर्स्ट है, इसमें कार्बेनायन बनता है, जो कि हाईली अनस्टेबल चीज है, इंटरमीडिएट है। इस वजह से ये वाला स्टेप
RDS होता है। मतलब ये स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है और ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है। और जो स्लो स्टेप होता है उसी को तो RDS बोलते हैं। वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पूरा रिएक्शन का रेट इसी स्टेप के रेट पे तो डिपेंड करता है। और ये स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कार्बेनायन स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल। मतलब रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ carboxylation, rate of decarboxylation directly proportional to stability of carbanion। नहीं, अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये RDS है, मतलब ये जितना फास्ट होगा ओवरऑल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, उतना ही आसानी से डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो ये फास्ट कब होगा? जब ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा। इसका मतलब रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। और कार्बेनायन कब ज्यादा स्टेबल होता है? जब कार्बेनायन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। इसका मतलब अगर हम तुमसे पूछें, बताओ एक है CH3 जहां X क्या है? हैलोजन है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एक सॉल्ट है। और दूसरा सॉल्ट है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। बताओ इस दोनों में किसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा? इनफैक्ट तुमको क्या करना चाहिए? इसको इधर लाना चाहिए, इसको इधर लाना चाहिए। इसमें कौन सा कार्बेनायन बना? इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। इसमें कौन सा कार्बेनायन बना? इधर वाला कार्बेनायन। यहां पे बनेगा कार्बेनायन कौन? बताओ। CH3 CH2 माइनस। यहां पे कौन सा कार्बेनायन बनेगा? CH3 CH2 माइनस। यहां जो कार्बेनायन बनेगा वो कम स्टेबल होगा और यहां जो कार्बेनायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बना ही देते हैं CH3 CH2 माइनस। और यहां पे कौन बनेगा? कौन सा कार्बेनायन? CH3 CH2 माइनस। अब बताओ इसका माइनस आइए, X हैलोजन है, X है हैलोजन, मतलब इसका माइनस आई के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा और इसका प्लस आई के कारण, इसका प्लस आई है और इसका माइनस आई है। तो माइनस आई से कार्बेनायन स्टेबलाइज होगा, प्लस आई से कार्बेनायन डीस्टेबलाइज होगा। ये कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल, ये कार्बेनायन कम स्टेबल। मतलब इस दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा? इसका ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बताओ जिसका कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल उसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। मतलब इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है ना, इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा इससे क्योंकि इसका कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कार्बेनायन का स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं किसका डीकार्बोक्सिलेशन आसान होगा या जल्दी होगा, किसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का रेट ज्यादा होगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। हटा रहे हैं इसको, हम इसको हटा रहे हैं भाई। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन हमने रखा है, ढूंढने दो मैंने उसको नोट किया था एक्चुअली में, कहीं पे मिला था वो क्वेश्चंस मेरे को किसी बुक में, बट नहीं, उस क्वेश्चन को अभी नहीं करते हैं या कर ही लेते हैं, बट उसके पहले एक और क्वेश्चंस करते हैं। तुम बताओ NO2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, किसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा? दोनों में कार्बन आयन किसका स्टेबल होगा? यहां पे देखो, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, यहां कार्बन आयन कौन बनेगा? N डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये कार्बन आयन बना। यहां पे कार्बन आयन कौन बनेगा? ये इधर आया, ये बॉन्ड इधर, क्या बन गया? CH3 CH2 लोन पेयर। बताओ ये दोनों कार्बन आयन में कौन ज्यादा स्टेबल? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल। क्यों ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहां कोई रेजोनेंस करने वाला चीज नहीं है। ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल मतलब इस केस में कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल आया है, मतलब इसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये था रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बेस्ड। एक दो क्वेश्चंस कम पूछा जाता है इसलिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बेस्ड तो हमने कम ही एग्जांपल लिया है। हालांकि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछा जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन पूछा जाता है कि इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बट रेट पे कम बात किया जाता है, इसलिए हमने थोड़ा कम ही बात किया। बट ठीक है, इतना से काम हो जाएगा। फिर भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन हमको दिखा तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इसको हम मिटाएंगे या इसको मिटा, तुम नोट करो, तब तक हम क्वेश्चंस लिखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा आसान क्वेश्चन भी हम देंगे, लेकिन पहले जो अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास उसको तो लिख लेने दो भाई। कहाँ गया? गुड क्वेश्चंस। ओके, मिल गया। देखो एक क्वेश्चन है, ये है, इसको क्या बोलते थे भाई? इसको पाइरिडीन बोलते थे। पाइरिडीन में यहां पे लगा दो एसिड, यहां पे लगा दो एसिड। ठीक है, इसका कई सारा आइसोमर्स तुम लिख सकते हो, कई सारा मतलब दो और आइसोमर्स लिख सकते हो, एक ये और दूसरा यहां पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH और तीसरा यहां पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH। क्वेश्चन ये है कि इस तीनों में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसका ज्यादा होगा? सिंपल फंडा है, ये ऐसे रहेगा ही नहीं। कैसे रहेगा? यहां से निकाल दो H, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और इसी के पास यहां पे बेसिक नाइट्रोजन, यहां पे लोन पेयर है, तो ये H यहां से निकल के यहां पे चल जाएगा और यहां पे माइनस रहेगा। इसका भी ये H यहां से निकल जाएगा, ये एसिडिक साइड था, ये बेसिक साइड है, यहां पे लोन पेयर है तो यहां पे चला जाएगा। सिमिलरली ये सब भी यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, इस फॉर्म में रहेगा। एक ही कंपाउंड के अंदर एसिड वाला भी सेक्शन है, बेस वाला भी सेक्शन है, इसलिए वो इस तरह से एक जगह निगेटिव और एक जगह पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। बायोलॉजी पढ़ने वालों प्रोटीन्स पढ़ा होगा, अल्फा एमिनो एसिड पढ़ा होगा, वहां पे उसको मिला होगा इस तरह का आयन जिसको ज्यूटर आयन भी बोलते हैं। अब देखो इस तीनों में किसका डिकार्बोक्सिलेशन आसान होगा? सॉल्ट तो तीनों है, सॉल्ट टाइप ही तो है नहीं। तो अब जरा देखो, तुमको करना चाहिए, तीनों का बना लेना चाहिए क्या? कार्ब एनायन, मतलब ये इधर आया और ये इधर आया। देखो क्या बना, इस केस में बना N, इधर H, यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस चार्ज और यहां पे माइनस चार्ज, है ना। इस केस में माइनस चार्ज यहां पे, इस केस में माइनस चार्ज यहां पे। इधर अगर हम इसका माइनस चार्ज बनाएं तो कहां पे बनेगा माइनस चार्ज? N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पे H और यहां पे माइनस चार्ज। बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? या बीच में इसको भी कंसीडर करो, बीच में इसको भी कंसीडर करो, तो यहां पे बताओ N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहां पे H प्लस और यहां पे
निगेटिव चार्ज। इस तीनों कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन वाला कार्बन आयन? ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इस निगेटिव चार्ज को ये कहीं भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर मोलिकुलर प्लेन में है, ये क्लाउड का पार्ट नहीं है, हमने एरोमेटिक कंपाउंड में बताया है। तो कोई भी, सॉरी यहां पे प्लस चार्ज होगा, कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, बस यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। तो इसका जो n पे प्लस चार्ज है, n पे प्लस चार्ज है, n पे प्लस चार्ज है, इसका माइनस आई से ये निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। ये चूंकि नजदीक में है तो ये निगेटिव चार्ज इसके नाइट्रोजन के माइनस आई से ज्यादा इफेक्टिवली स्टेबलाइज होगा। मतलब इस तीनों कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। यही वजह है कि इस तीनों एसिड में, मतलब इस एसिड का जो 3 आइसोमर है, इस तीनों आइसोमर में सबसे इजीली, सबसे कम टेम्परेचर पे डी कार्बोक्सिलेट ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन। ये सबसे इजीली डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है क्योंकि इसका कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये जो कार्बन आयन है इस तीनों में मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू माइनस आई। यहाँ सब में माइनस आई है नाइट्रोजन का, लेकिन ये नजदीक से काम कर रहा है तो ये निगेटिव चार्ज के नजदीक है तो इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये था डिकार्बोक्सिलेशन का रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट, ये सब जो कंपाउंड को हीट किया गया है ये सॉल्यूशन में हीट किया गया है, एक्वा सॉल्यूशन में हीट किया गया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब जो कंपाउंड है या कोई कंपाउंड हो जो गैस फेज में हो उसको हीट किया जाए। जैसे ये सब जो कुछ भी हमने लिया है सब सॉल्ट के फॉर्म में था, ये भी हो सकता है कि सॉल्ट ना हो। जैसे अभी हमने सॉल्ट लिया था और सॉल्ट नहीं लिया था तो उसके साथ किसका रिएक्शन करा था? सोडा लाइम का। सोडा लाइम तो उसको सॉल्ट बना ही देगा ना पहले, और इस केस में सोडा लाइम नहीं भी लिए हैं तो ये ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अब देखते हैं क्या एसिड को केवल हीट करने से भी कुछ होता है, देखते हैं। तो इसको हम हटाते हैं। देखो क्या है, अगर कोई एसिड है, कोई एसिड है, ध्यान देना ये एसिड है, सॉरी हाँ ये एसिड है, ये एसिड है और यहां पे डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड, है ना। क्योंकि ये क्यों बोले बीटा कीटो एसिड? ये जो एसिड ग्रुप है इसके अल्फा पोजीशन ये हुआ और बीटा पोजीशन ये हुआ, इधर कोई भी आर ग्रुप या कुछ भी, ये इधर आर है बाय द वे, तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा पे कीटो ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। देखा ये गया है कि बीटा कीटो एसिड को बिना सोडा लाइम के हीट कर दो बहुत कम ही टेम्परेचर पे। मेरे को एग्जैक्ट याद तो नहीं है बट मेरे को जहां तक 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही, मतलब बहुत कम ही टेम्परेचर पे इसको हीट कर देने से हो क्या जाता है, ये CO2 निकल जाता है और बन जाता है C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब ये CH2 है ना यहाँ पे, ये H यहाँ आ जाता है और बन जाता है ये बहुत कम ही टेम्परेचर पे। मतलब देखो सोडा लाइम देंगे तब तो कहीं भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। अब डिकार्बोक्सिलेशन में किसका रेट ज्यादा होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा किसका कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। बट बिना सोडा लाइम के सारा एसिड को हीट करने से डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। कुछ पार्टिकुलर टाइप का ही एसिड है जिसको बिना सोडा लाइम के भी हीट करते हैं तो डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है। उसी में से एक है बीटा कीटो एसिड। क्यों ऐसा होता है, क्यों बिना सोडा लाइम के ये डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है? एक्चुअली यहां पे जो बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है यही सारा कुछ गेम करता है। क्या करता है उसको समझते हैं। होता क्या है, जब इसको हीट करते हैं तो देखो इसको जब हीट करते हैं तो होता क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है।
तो तुम एनर्जी प्रोफाइल देखे होगे कि अगर ये रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल है, ये तो डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट नीचे रहेगा, रिएक्टेंट से कम स्टेबल रहेगा तो प्रोडक्ट ऊपर रहेगा। देखो इसी तरह से कुछ एनर्जी प्रोफाइल बनता है ना, इधर करके इधर प्रोडक्ट लिख दे सकते हो। रिएक्टेंट से नीचे अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो नीचे रहेगा, रिएक्टेंट से कम स्टेबल तो ऊपर रहेगा, लेकिन एनर्जी प्रोफाइल तो यही होगा। अगर सोचो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट इधर क्या है, इधर पोटेंशियल एनर्जी है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बना किसी पार्टिकुलर केस में, नीचे बनने का मतलब ये ज्यादा स्टेबल, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। या देखो ना, ये इधर पोटेंशियल एनर्जी तो ये नीचे नहीं है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम और इस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज्यादा। अगर किसी पार्टिकुलर केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसका एनर्जी कम रहे, या उसका ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होना, मतलब किसी पार्टिकुलर केस में अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हुआ तो उस केस में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगा। समझ आया? अब देखो बीटा कीटो एसिड के केस में यही होता है। बीटा कीटो एसिड के केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट के बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है, और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अच्छा खासा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो इससे इसमें जब कन्वर्ट होता है और साथ में CO2 बनता है, तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है अच्छा खासा स्टेबल होता है, जिसके वजह से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होता है, जिसके वजह से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हुआ। ठीक है, बट अब सवाल है सर इस दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कौन, उसको तो दिखाइए। दिखाते हैं भाई, इसको जरा थोड़ा मैनेज करते हैं। R डबल बॉन्ड O, इधर यहाँ पे O लिख देते हैं, इधर H लिख देते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो O है। देखो होता क्या, इसी को बस ऐसे हमने लिख दिया है। ठीक है, होता क्या है, ये जो इसका जो लोन पेयर है इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है। होता क्या है, या छोड़ो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होता क्या है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। शिफ्ट हुआ नहीं, शिफ्ट हो जाएगा फाइनली, तब तो ये बन गया। अभी हो रहा है शिफ्ट, तो क्या हो रहा होगा, हम इसको मिटाएंगे। पॉज करो, इसको नोट करो, हम इसको मिटाएंगे। देखो ये तो यही है, धीरे धीरे ये बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये बॉन्ड सिंगल से खत्म होने लगेगा, ये सिंगल से डबल होने लगेगा, ये सिंगल से खत्म होने लगेगा, ये कुछ भी नहीं है जो सिंगल होने लगेगा, और ये डबल से सिंगल होने लगेगा। देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, R O O H। देखो यहां पे ये बॉन्ड पार्शियली बनता जाएगा, ये बॉन्ड एक तो रहेगा और एक हल्का होते जाएगा, एक हल्का होते गया, यहां पे एक रहेगा और एक हल्का होता जाएगा, मतलब डेढ़ बॉन्ड के आसपास यहां पे रहेगा ट्रांजिशन स्टेट में। इसके बाद इधर ये बॉन्ड कंप्लीटली खत्म होता जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली खत्म होते जाएगा, है ना, और यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता गया, और यहां पे सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड खत्म होता जाएगा। ये है ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जब भी बनेगा केमिस्ट्री में वो बड़ा ही स्टेबल होता है अदर के रिस्पेक्ट में। तो अदर के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल, मतलब नॉर्मल जो डिकार्बोक्सिलेशन होता है उस केस में कार्ब एनायन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, बट इस केस में तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन
अदर केसेस में सॉल्ट का जब डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो कार्बेनाइन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है, बट जब बीटा कीटो एसिड है तो इस तरह से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बाकी किसी कार्बेनाइन के रिस्पेक्ट में। यही वजह है कि इसके करस्पॉन्डिंग जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो वो बड़ा ही आसान होता है। कहने का मतलब आसान, देखो सिंपल फंडा है कि इसका जब डिकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं, देखो फिर से हम बोल रहे हैं, जब हमने सॉल्ट का डिकार्बोक्सिलेशन कराया था तो क्या आया था, कार्बेनाइन बना था, कार्बेनाइन के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था, कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल तो डिकार्बोक्सिलेशन का रेट ज्यादा। ठीक है, अब जब बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप होता है तो उस केस में ये एक ऑप्शन रहता है कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, यहां पे कोई सॉल्ट नहीं है, कोई हम सोडा लाइम नहीं दिए हैं। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसके थ्रू प्रोडक्ट बन जाता है बिना किसी रिएजेंट के हीट करने से। ठीक है, क्लियर, अब समझ आया। अब देखो, जब ये तो ट्रांजिशन स्टेट है और फाइनली क्या होगा, इससे इसके थ्रू बना क्या, देखो ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि 3 स्टेप में हुआ, इससे ये गया, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। अब जरा देखो, ये जो बॉन्ड बन रहा था, ये बॉन्ड बन रहा था, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बन जाएगा। ये आर है, इधर 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 ओ है, ये ओ है, और ये बॉन्ड बन रहा था तो इसको कंप्लीटली बना दो। यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था, यहां का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था तो सिंगल बॉन्ड कर दो। यहां का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था तो यहां पे कर दो डबल बॉन्ड, और यहां पे बॉन्ड खत्म हो गया है, यहां खत्म हो गया है, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया है, यहां का बॉन्ड खत्म हो रहा है। इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कुछ ऐसा, यही ना हो गया। ये देखो, ये इसको जानबूझ के हमने टेढ़ा किया, टेढ़ा नहीं रहेगा, ये CO2 लीनियर होता है, बट जानबूझ के किया ताकि इससे तुम लिंक कर सको। ये डबल बॉन्ड खत्म हो रहा था, खत्म हो गया, ये बॉन्ड बनते हुए डॉट डॉट हुआ था तो ये बन गया, यहां पे बॉन्ड खत्म होते होते डॉट डॉट बचा था, फाइनली खत्म हो गया, यहां पे बॉन्ड सिंगल से डबल होते होते डेड बॉन्ड हुआ था, फाइनली 2 बॉन्ड हो गया, यहां का बॉन्ड टूटते टूटते पार्शियल हुआ था, कंप्लीटली टूट गया, ये बन गया। नहीं, अब देखो, ये तो CO2 है, ये तो बेसिकली CO2 है, और ये जो है ये हो जाता है टॉटोमेराइज, क्योंकि ये इनॉल है, इनॉल टॉटोमेराइज हो जाएगा, क्योंकि इनॉल बड़ा ही कम स्टेबल होता है। ये इधर और यहां से H+ नीचे ट्रांसफर हो गया, क्या बन गया, R डबल बॉन्ड O CH3। देखो क्या हुआ, ये जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये है 6 मेंबर, ये ट्रांजिशन स्टेट, नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर के अलावा जो कुछ भी होगा, और ये है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इसका ये रिएक्टेंट है, और इधर कहीं प्रोडक्ट होगा, इधर पोटेंशियल एनर्जी, और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब बताओ, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम, मतलब बीटा कीटो एसिड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम, अब बाकी केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। इस वजह से बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बिना किसी सोडा लाइम के हो जाता है। अब बीटा कीटो एसिड नहीं रहा, कोई और एसिड रहा, तो उसका डिकार्बोक्सिलेशन कराने पे सोडा लाइम देना जरूरी है, अदरवाइज बहुत 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 ज्यादा हीट देने पे हो सकता है डिकार्बोक्सिलेशन हो, जनरली नहीं होता है। कंक्लूजन क्या निकला, कोई भी एसिड है, सोडा लाइम दोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम के साथ हीट करो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, सोडा लाइम दोगे तब डिकार्बोक्सिलेशन होगा। अगर सोडा लाइम नहीं दिए हो, केवल हीट कर रहे हो, तो डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। कुछ पार्टिकुलर केस में सोडा लाइम के बिना भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा। कौन सा केस है वो, बीटा कीटो एसिड। कुछ और केसेस भी है, देखते हैं उसको भी। देखो, बीटा कीटो एसिड में बीटा कीटो, इस कीटो ग्रुप का क्या रोल है, इस कीटो ग्रुप का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि
ये इधर शिफ्ट होके 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। अब एक चीज बताओ जरा, क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O ही रहना जरूरी है कि यहां पे डबल बॉन्ड का रहना जरूरी है? फैक्ट ये है कि यहां पे डबल बॉन्ड का रहना जरूरी है। अब यहां पे डबल बॉन्ड तो कई तरह से हो सकता है, हम इसको हटा रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं। देखो देखो, इनफैक्ट यहां पे C डबल बॉन्ड O रहना जरूरी नहीं है, यहां पे C डबल बॉन्ड रहना जरूरी है केवल। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि यहां डबल बॉन्ड रहेगा, ये O रहे ना रहे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट तो बन ही जाएगा। देखो यहां पे कई सारा हम कंपाउंड लिखे हैं जिसका डीकार्बोक्सिलेशन सिंपली हीट करने पे हो जाता है, कोई सोडा लाइम का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सब में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। जरा गौर करो कैसे, देखो इसको हटाते हैं, देखो कैसे सब में क्या सिमिलरिटी है। बीटा कीटो में क्या था, बीटा कीटो एसिड में यहां पे ये OH है ना, और इधर डबल बॉन्ड, ये एसिड है, कीटो ग्रुप यहां पे था, ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गया था। इमेजिन करो हम अल्फा साइनो ले लेते हैं। अल्फा साइनो का मतलब, बीटा कीटो क्यों बोले थे, ये अल्फा था और ये बीटा था, बीटा पे कीटो था। अब देखो दूसरा केस लेते हैं, ये तो एसिड हुआ, ये तो एसिड हुआ, और यहां पे ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पे हम साइनो CN ले लेते हैं, यहां पे CN C हुआ और इधर हो गया N। देखो अल्फा, देखो कहां गया, इसके लिए ये अल्फा और अल्फा पे CN लगा लिए। यहां पे कोई भी ग्रुप रह सकता है, जैसे यहां भी कोई भी ग्रुप रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहां पे कोई भी ग्रुप रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस केस में भी इसको हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात अल्फा नाइट्रो, अगर यहां पे जरा ध्यान देना, ये तो एसिड हुआ, ये तो एसिड हुआ, अल्फा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, देखो ये अल्फा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, फिर से उसी तरह का सिचुएशन हो गया, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड, बीटा कीटो टाइप का चीज बन गया, तो इसको भी हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अल्फा एराइल, जरा ध्यान देना, या देखो अल्फा एराइल को अभी छोड़ते हैं, इसको, अच्छा इसको हमने नहीं बताया, देखो मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड किसको बोलते हैं, मैलोनिक एसिड, देखो ये एसिड ग्रुप हुआ, ये एसिड ग्रुप हुआ, एक कार्बन छोड़ के एक और एसिड ग्रुप होता है, तो इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। अब देखो यहां भी क्या हो गया, यहां पे कोई भी, ये हालांकि CH2 रहता है तब बोलते हैं मैलोनिक एसिड, यहां पे कोई और ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा तो मैलोनिक एसिड नहीं बोलेंगे, बट उसी टाइप का चीज हुआ। अब देखो यहां भी सेम टाइप का चीज, ये इधर, ये इधर, ये इधर, नहीं मतलब इस केस में भी डीकार्बोक्सिलेशन बिना किसी सोडा लाइम के हो जाएगा। ये हमने बता दिया, ये हमने बता दिया, ये भी बता दिया। इसको देख लेते हैं अब, यहां पे भी देखो, अब वैसे नहीं, ऐसे ही देख लो, सब में क्या कॉमन चीज है, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड हो, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड, अल्फा बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड। ये अलग बात है कि इसको अल्फा साइनो बोलते हैं क्योंकि अल्फा पे साइनाइड ग्रुप है, बट इनफैक्ट सब में कॉमन चीज क्या है, बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड, बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड, बीटा पे मल्टीपल, अल्फा बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड, अल्फा बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड। यहां पे देखो अल्फा बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड, और यहां पे देखो, यहां पे बीटा, अल्फा बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड, अल्फा बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड, है ना। इसको बोलते हैं बीटा गामा अनसेचुरेटेड, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, बीटा गामा
अनसेचुरेटेड है ना, बीटा गामा पे डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये सब का सब एक ही जैसा है। क्यों? बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड है बस। ये मल्टीपल बॉन्ड कार्बन के साथ है तो हम बोले हैं बीटा गामा अनसेचुरेशन, मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है तो बीटा कीटो, मल्टीपल बॉन्ड बेंजीन वाला है तो इसको अल्फा, तो ये हो गया अल्फा एराइल। क्यों? क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है, इस पे एराइल ग्रुप है। बीटा पे डबल बॉन्ड ओ है नाइट्रो वाले केस में, बीटा पे अल्फा, एक्चुअली ये अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड ओ है बट लिखे अल्फा नाइट्रो क्योंकि इस पूरे को नाइट्रो बोलते हैं ना, तो ये तो अल्फा पोजीशन पे ही है। ये सब मिथाइल 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 या कोई और ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह से अल्फा साइनो हो गया। ये सब में कॉमन चीज है कि बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब बीटा पे मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो हीट कर दोगे डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। एक यहां पे और बीच में लिख दिए हम अल्फा 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 ट्राई हेलो, मतलब अल्फा 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 ट्राई हेलो। सोचने दो भाई मेरे को, ये अल्फा 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 होना चाहिए या बीटा 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 होना चाहिए? अल्फा 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 ट्राई हेलो। ओ अरे यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती किया है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है हमने। देखो ये है बेसिकली COOH और इसके इधर कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 लगा है, तो इसके लिए अल्फा हुआ। अल्फा पे ही 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है इसलिए अल्फा 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 ट्राई हेलो। ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, अल्फा 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 ट्राई हेलो। इसको भी हीट कर देते हैं तो डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है। ये अलग बात है कि यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता, लेकिन इसका ये कार्बेनाइन फॉर्मेशन के थ्रू होगा। या एक मिनट इसको यहां से हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे और बेकार का। इसको हटाओ, इस पे मत ध्यान दो। ये सब में कॉमन चीज है, ये सब में, हालांकि उस पर भी हम बात कर लेंगे अभी। ये सब में कॉमन चीज है कि बीटा कार्बन बीटा पोजीशन पे बीटा और गामा पोजीशन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, मतलब बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है। देखो अल्फा अल्फा बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, बीटा पोजीशन 1 अल्फा बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड। इस वजह से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अब कोई ये बोल सकता है कि सर ये ऐसे कैसे रहेगा, ये तो लीनियर रहेगा ना। बिल्कुल लीनियर रहेगा, लेकिन फिर भी इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। नहीं पता अभी तक कि क्यों हो जाता है, लेकिन इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो तुम ऐसे एज ए ट्रिक याद रखो कि बीटा पोजीशन पे अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बिना किसी सोडा लाइम के। समझ आया? अभी जिसको हमने मिटाया था उसके बारे में हमने लिखा था कि CXX, ये C डबल बॉन्ड OOH, ये है ना। इसको अगर सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे NaOHCaO तब तो डिकार्बोक्सिलेशन हो ही जाएगा। इनफैक्ट इसका सॉल्ट ले लो, इसका सॉल्ट ले लो, इसका सॉल्ट ले लो, इसका सॉल्ट ले लो, इसका सॉल्ट ले लो और इसको हीट कर दो। इसका एक को सॉल्यूशन ले लो और हीट कर दो तो बड़े आराम से ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये कार्बो एनायन बन जाएगा जो कि बड़ा ही स्टेबल होगा, जिसके वजह से भी, और फिर वाटर से H+ ले लेगा, इसका ये CO2 निकल गया, सोडियम का कार्बोनेट बन जाएगा या जो कुछ भी बन जाएगा, तो इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाएगा। हालांकि हमने यहां पे लिखा था कि बिना सॉल्ट बनाए डिकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा था हमने, तो इसको हटाते हैं और देखते हैं कि जब बिना सॉल्ट बनाए इसका डिकार्बोक्सिलेशन करोगे कैसे होगा डिकार्बोक्सिलेशन। ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन चेरी मार्च में ये जरूर लिखा है कि ये सब उन कैटेगरी में आता है जिसको सिंपली हीट कर देने पे डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो हो सकता है कि इसका जो कार्बो एनायन है, ये जो लोन पेयर है, ये इधर आ जाता होगा, ये इधर आ जाता होगा, और यहाँ जो कार्बेनायन है, ये कार्बेनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है,
बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इसके माइनस आई के कारण और रेजोनेंस के कारण भी। ये अगर Cl है, देखो ये अगर Cl है तो ये जो Cl है, ये Cl है, यहाँ पे लोन पेयर है और इसके पास d ऑर्बिटल खाली है, इसके d ऑर्बिटल के साथ ये रेजोनेंस करता है, जिसके वजह से ये वाला कार्बन आयन अच्छा खासा स्टेबल होता है। फ्लोरीन के केस में ये रेजोनेंस नहीं होगा, तो फ्लोरीन के केस में इसका माइनस आई बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में रेजोनेंस भी होगा और माइनस आई भी होगा। तो ये वाला कार्बन आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि इसी को सिंपली हीट कर देने से ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और यहाँ से H+ निकल के इससे आके जुड़ जाए। इस वजह से ये कंपाउंड को हीट कर देने से सिंपली डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हम हटा रहे हैं इन सबको, ये सब समझ में आया ना, ये सब का डिकार्बोक्सिलेशन क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, अगर इसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हो, इसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हो तो बन जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा मॉलिक्यूल से। ठीक है, बट कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, अच्छा इस कंपाउंड को बिना सोडा लाइम के सिंपली हीट करेंगे केवल, तो डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, बिना सोडा लाइम के डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। ठीक है, बट कुछ ऐसा एसिड है जिसका सॉल्ट नहीं, एसिड फॉर्म में भी रखो और उसको हीट कर दो तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। किस टाइप का? बीटा कीटो एसिड वाला एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसके बीटा पोजीशन पे, ध्यान देना फिर से उसी को रिवाइज कर रहे हैं, जिसके बीटा पोजीशन पे ये अल्फा है, बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O रहे। यहां पे देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा कीटो हुआ, बीटा कीटो एसिड हुआ। और अगर हम ऐसा लिख दें तब भी ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, OH लिख दो, तो बीटा कीटो तो नहीं रहा, बीटा पे डबल बॉन्ड O है बट ये तो एसिड है। बट इसमें भी सेम टाइप के मैकेनिज्म के थ्रू इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यहाँ OH हटा दो, यहाँ पे H लगा दो, मतलब ये यहाँ पे H लगा दो, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड OH, इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बिना किसी सोडा लाइम के। इसी तरह से अगर ये एसिड है, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बिना किसी सोडा लाइम के। इसी तरह से डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बिना किसी सोडा लाइम के। अगर यहाँ पे CN था, हमने लिखा था, उसका भी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। उतना नहीं याद रहेगा तो कम से कम इतना तो याद रखना बनता ही है। ये सब को डिकार्बोक्सिलेट कर देते हैं बिना सोडा लाइम के, ये डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म सेम 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो जाता है। अब देखो सर, जब पूछेगा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, सॉल्ट के केस में तो हमने देखा कार्बन आयन के फॉर्मेशन के थ्रू बनता है, तो वहां रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लेंगे। बट इन सब में भी अगर पूछे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, तो ये तुम मान के चलना कि ये सब का सॉल्ट को हीट करने की बात कर रहा है। तो सॉल्ट को हीट करने की बात कर रहा है, मतलब ऐसे समझो, इसको हटा रहे हैं, ये सब हटा रहे हैं। जैसे एक चीज तो तुम समझ गए किसके लिए सोडा लाइम चाहिए और किसके लिए सोडा लाइम नहीं चाहिए।
रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखो। लेकिन अगर पूछे इस केस में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, ये यहां है, ये है और ये OH है, और यहां पे लगा दे, हाँ यहां पे इसको हटा दो और यहां पे लगा दो N डबल बॉन्ड O और इधर O। एक ये है और दूसरा है ये। सोडा लाइम नहीं दिया है, केवल इसमें पूछ रहा है तुमसे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, तो तुम तो सोचोगे कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो किसका 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा? ये बताना मुश्किल है, तुम्हारे लेवल पे नहीं बताया जा सकता है, और इतना क्लियर कट किस कोई बुक में लिखा भी नहीं है किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में। शायद इस पे अभी तक बहुत चीजें क्लियर नहीं है। बट एक चीज समझना, जब इसका पूछा जाए कि इस दोनों में किसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन आसान है, तो तुम ये समझो कि इसके सॉल्ट का डिकार्बोक्सिलेशन कराया जा रहा है या इसका सोडा लाइम के साथ डिकार्बोक्सिलेशन कराया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का क्या बना लेना है? कार्बन आयन। कार्बन आयन कैसे बनाएंगे? ये दोनों का सॉल्ट बना लो, दोनों का सॉल्ट बना लो। तो दोनों का सॉल्ट ये है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर, ये इधर। देखो इस केस में कार्बन आयन बन गया, इस केस में कार्बन आयन बन गया ये वाला, और इस केस में कार्बन आयन बन गया डबल बॉन्ड O ये वाला। कौन वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल? ऊपर वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा, यहां भी रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा, लेकिन यहां पे NO2 का बहुत अच्छा -I इफेक्ट है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर होता है, NO2 -R, तगड़ा -R होता है NO2, और ये तो मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होता है, ये इसमें हमने पढ़ा है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, जिसके वजह से इसका डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा आसान होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब पूछे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन तो कार्बन आयन बना के सोचो, और जब बोले कि कौन कौन है जिसका डिकार्बोक्सिलेशन बिना सोडा लाइम के हो जाता है, तो उसमें देखो बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। समझ आ गया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक और चीज, अगर तुमको लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा हो गया, इतना कैसे याद रहेगा, तो ध्यान देना, नीट का प्रिपरेशन करने वाले लोग केवल ये याद रखो कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराता है। मतलब अगर कोई एसिड, हाँ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराता है, और बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बिना सोडा लाइम के हो जाता है। ठीक है, मेन वाले लोग भी इतना याद रखो, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराता है, और बीटा कीटो एसिड, मतलब ये इस टाइप में केवल बीटा कीटो याद रखो ना, बस बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बिना सोडा लाइम के कम ही टेम्परेचर पे हीट करने से हो जाता है। अब आते हैं जिनको एडवांस में बढ़िया रैंक लाना है, वो उनको ये याद रखना चाहिए कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करता है। सोडा लाइम का जो CO2 है वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। बीटा कीटो एसिड के साथ साथ बीटा पोजीशन पे कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाता है। और रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जब भी देखना हो, हम देखेंगे कार्बन आयन फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही चीजें बात किए हैं। कुछ चीजों पे हमने साइलेंट रहा है, चुप रहा है, नहीं बोला है, ये मेरे को पता है, इसलिए हम साइलेंट रहे हैं, क्योंकि उन चीजों का अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में है ही नहीं। ठीक है, तो उन चीजों पे हम साइलेंट रहे। हम बोलने का मन कर रहा है, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम उस पे चुप ही रहते हैं। ठीक है, देखो हम चलो बोल ही देते हैं, हम किस बात पे चुप रह रहे हैं। हम चुप रह रहे हैं कि जब बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं, बीटा कीटो एसिड का जब रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि कार्बन आयन बना के देख लो, जबकि मैकेनिज्म में हमने बताया कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाओ। नहीं, तो इस पे हम चुप रह गए, तो तुम भी इस पे चुप रह जाओ, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आता है केमिकल काइनेटिक्स से आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में जाना पड़ेगा और 12th लेवल से बहुत बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके बारे में बहुत कम ही जगह पे डिस्कशन
मिलता है, तो हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा फिर से हम समराइज कर रहे हैं। नंबर 1, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज होगा। दूसरा, बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O हो या बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड हो तो उस केस में बिना सोडा लाइम के डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन देखने के लिए कार्बन आयन की डिकार्बोक्सिलेशन का रेट देखने के लिए कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखना होगा। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बिना सोडा लाइम के हो जाएगा सिंपली हीट करने पे, और डिकार्बोक्सिलेशन का रेट देखने में, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखने में। बस 3 पॉइंट। क्या क्या? पहला सोडा लाइम, दूसरा बीटा कीटो एसिड, और तीसरा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेट करेगा, बीटा कीटो एसिड बिना सोडा लाइम के डिकार्बोक्सिलेट होगा। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन डिपेंड करेगा क्या चीज पे? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। बस पूरा लेक्चर का समरी यही 3 पॉइंट है। बस अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, जो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनता है। हटा रहे हैं इसको। कुछ आसान क्वेश्चन लाए तुम्हारे लिए, उसके बाद कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा क्या, थ्योरी में ही हो गया जो अच्छा होना था, अब आसान ही है। इनफैक्ट क्वेश्चन है, देखो एक कंपाउंड है इस तरह का, इस कंपाउंड को क्या करते हैं? हीट करते हैं। इसको हीट करते हैं, पहले हीट करते हैं इसको, इसके बाद सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH CaO एंड हीट करते हैं। ठीक है, क्या बनेगा ये बताना है। A क्या होगा, B क्या होगा। इसको A लिख रहे हैं, इसको B लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हीट करो, जो कुछ भी बने, ठीक है, इसको हीट किए, जो कुछ भी बना, A बना, इसको NH2 OH माइनस के साथ हीट कर दो। ये भाई क्या है? उल्फ किर्शनर रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड O OH, इसको हीट करो, इसको करो हीट, इसके बाद बना A, इसके बाद इसका रिएक्शन कराओ जिंक Hg HCl के साथ, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बनेगा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, इसको करना है हीट, और इसके बाद इसको जिंक HgHCl के साथ रिएक्शन कराना है, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर इतना पहले कर लेते हैं तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि जगह नहीं बचेगा रफ करने के लिए मेरे को। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया है 58 मिनट। थोड़ा देर और पढ़ेंगे, बस ध्यान देना जरा। इसमें ये देखो हीट करना है केवल, इसके लिए ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा पे डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब इसको हीट करने से ही एक CO2 तो निकल ही जाएगा। मतलब A बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O OH, एक रह जाएगा और एक CO2 निकल जाएगा, और यहाँ पे H ये वाला आ जाएगा प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू। पहले इनॉल बनता है, फिर ऑटोमेराइज होके ये H यहाँ पे आ जाएगा। आ गया यहाँ पे H, A ये बन गया। H दिखाओ ना दिखाओ, बात तो एक ही है ना। इसका B क्या है? B है सोडा लाइम के साथ हीट करो। सोडा लाइम क्या करेगा? इसका CO2 निकाल देगा।
इसका CO2, सोडा लाइम तो किसी भी एसिड का CO2 निकाल देगा, क्या बन जाएगा, B बन गया साइक्लोप्रोपेन। A पता चल गया, B पता चल गया। इसकी बात करें तो ये वाला जो एसिड है अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, इसलिए ये तो केवल हीट करने से निकल जाएगा और बचा क्या, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये H यहां आ जाएगा, मतलब CH3। मतलब इस केस में A है तुम्हारा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। और इस एसीटोन को ये कौन सा रिएजेंट है, उल्फ किस्नर रिडक्शन हमने बताया था EAS में, ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके यहाँ पे HH लगा देता है, मतलब B हो गया नॉर्मल प्रोपेन। इसी तरह से इसकी बात करें, देखो इसके लिए अल्फा बीटा, इसके लिए अल्फा बीटा, मतलब इसके कारण ये भी बीटा कीटो एसिड हो गया और ये भी बीटा कीटो एसिड हो गया, मतलब ये भी CO2 बन के उड़ जाएगा, ये भी CO2 बन के उड़ जाएगा, 2CO2 और बच क्या जाएगा, इधर CH2, ये H इधर CH3, ये H इधर आ जाएगा CH3, यहां पे बनेगा एसीटोन। और एसीटोन को फिर क्लेमेंसन रिडक्शन जो उल्फ किस्नर करता है वहीं क्लेमेंसन भी करता है, ये इसमें बताया था, ये O हट जाएगा, यहाँ पे HH आ जाएगा, ये बन गया। इसी तरह यहां पे बात करेंगे, ध्यान देना, इस एसिड के लिए अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड ये भी है, ये एसिड भी बीटा कीटो एसिड है। इसके लिए देखो अल्फा बीटा, ये भी बीटा कीटो एसिड है। इसके लिए देखो, इसके लिए अल्फा बीटा, ये भी बीटा कीटो एसिड है। मतलब ये तीनों 3 CO2 निकल जाएगा और बच जाएगा ये H यहाँ, ये H यहाँ, ये H यहाँ, CH3 आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इधर लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको लिखते हैं A और इसको लिखते हैं B, ये कौन हो गया, ये A हो गया। ठीक है, इसके बाद जब इसका क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा, B बन जाएगा प्रोपेन, सॉरी इथेन, CH3, ठीक है, या इसको C2H5 बोल सकते हो। तो ये था क्वेश्चंस, हम इसको मिटाते हैं, तुम इसको पॉज करके लिख लो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये सब क्वेश्चंस तुमसे नीट में एडवांस में मेन में पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरेस्टिंग, मजेदार। देखो ये है भाई, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। चलो थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए। देखो डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, 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 ये है। इसका रिएक्शन कराया गया है सोडा लाइम के साथ, पहले हीट किया गया है, जितना भी CO2 निकलना है निकल जाए, उसके बाद इसका रिएक्शन कराया गया सोडा लाइम के साथ, NaOH, सोडा लाइम, NaOH, CaO हीट किया गया है और इसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक HgHCl ये किया गया है। बताओ क्या बनेगा, ध्यान देना यहां पे क्या बनेगा, हीट करने पे केवल बीटा कीटो एसिड निकलता है, तो बताओ बीटा कीटो एसिड या बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये देखो, ये जो एसिड ग्रुप है अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा कीटो एसिड का पार्ट है। इसके लिए देखो तो ये भी बीटा कीटो एसिड का पार्ट है अल्फा बीटा, ये भी बीटा कीटो एसिड का पार्ट है अल्फा बीटा, ये भी बीटा कीटो एसिड का पार्ट है अल्फा बीटा, ये भी बीटा कीटो एसिड का पार्ट है क्योंकि अल्फा बीटा, बीटा कीटो नहीं है बट बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो है, तो ये दोनों में से एक तो निकल जाएगा, एक निकल जाएगा तो दूसरा नहीं निकल पाएगा क्योंकि फिर वो बीटा कीटो टाइप नहीं रह जाएगा।
अब देखो 1 2 3 4 5 मोल CO2, 5 मोल CO2 बाहर हो जाएगा और यहां पे बन क्या जाएगा, इसको A बोलें हम, इसको A बोलें, इसको B बोलें, इसको C बोलें, तो A क्या बनेगा, A बन जाएगा ऊपर वाला कीटोन रह जाएगा केवल और नीचे COOH एक रह जाएगा। सोडा लाइम के साथ जब हीट करेंगे तो फिर से ये CO2 निकल जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे O लगा रहेगा। क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे ये हट जाएगा और यहाँ पे HH जुड़ जाएगा यानी C हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये था एक अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बोर्ड तुम पॉज करके लिख लो, हम इसको हटा रहे हैं। देखो दो क्वेश्चन, होमवर्क पहले होमवर्क लिख लो, उसके बाद हम पिछला होमवर्क को करते हैं। होमवर्क पे अब आ जाते हैं। होमवर्क दो क्वेश्चन है हमारा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये डबल बॉन्ड O है और यहां पे है COOD, COH नहीं COOD, और यहां पे है मिथाइल, ये है मिथाइल, है ना। इसको हीट कर दिए हैं, इसको हीट गैस फेज में है, कोई सॉल्वेंट वॉल्वेंट नहीं है, गैस फेज में है। इसको हीट किए हैं, बना है प्रोडक्ट, बना है प्रोडक्ट, बना CO2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा है, बीटा कीटो है तो CO2 निकल जाएगा। तुम्हें बताना है प्रोडक्ट बनेगा और साथ में CO2 बनेगा, मतलब ये CO2 के अलावा जो भी चीज बनेगा वो बताना है तुमको। क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड मेंशन इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, एंड मेंशन write the structure of A and mention its stereochemistry, its stereochemistry, stereochemistry। मतलब तुम्हें यह बताना है कि यहां कितना प्रोडक्ट बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा, बाय द वे एक प्रोडक्ट बना तब तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दो प्रोडक्ट बना यहां पे, तो दोनों प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, इनएंशियोमर्स का रिलेशन होगा, डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा ये बताना है, ठीक है। और अगर तुम करो तो एक क्वेश्चन और होमवर्क लिख लो, एक क्वेश्चन और होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास इधर ये और इधर है COOD, और इस केस में जब इसको हीट करेंगे, ये भी बीटा कीटो एसिड है, यहां भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा और साथ में बनेगा CO2। इसके लिए भी सेम क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, सॉरी ये प्रोडक्ट को हम राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए नहीं लिखो, एक्चुअली हम पहले से ए लिखे हुए थे, यहाँ पे ए नहीं लिखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है तो एक, दो प्रोडक्ट है तो दो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां भी नीचे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट एंड मेंशन इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब एक प्रोडक्ट है तब तो ठीक है, दो प्रोडक्ट है तो उसमें क्या रिलेशन होगा, इनएंशियोमर्स का, डायस्टेरियोमर्स का क्या रिलेशन होगा। हिंट कर देते हैं तुमको, कर दे हिंट, चलो हिंट कर देते हैं तुमको। ऊपर वाले केस में जो आंसर होगा डायस्टेरियोमेरिक होगा, डायस्टेरियोमर्स बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा और दोनों में 2 प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट दो, CO2 के अलावा प्रोडक्ट दो बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा और इस दोनों में डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन होगा, जबकि नीचे वाला में भी 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसका आंसर होगा यहां भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, बट इस 2 प्रोडक्ट में रिलेशन होगा इनएंशियोमर्स का,
इन एंसियोमर्स का रिलेशन होगा। ये है आंसर। आंसर दे दिए तो अगले क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करें या ना करें ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इतना करने पे तुम इसको सोच सकते हो, बट हम कोशिश करेंगे अगला दिन टाइम बचा तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन कर ही दें। ठीक है, अब आते हैं पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बट उसके सॉल्यूशन के पहले एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी हम होमवर्क में दे रहे हैं। देखो ये है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और इस तरह के कंपाउंड से तुम वाकिफ होगे क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने ऐसा कंपाउंड बहुत लिया है। ये देखो गौर करो, तो ये भी इसके लिए, इस एसिड के लिए अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो ये भी बीटा कीटो एसिड है, बट इसको कितना भी हीट किया गया तो ये मेल्ट कर गया, बट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। ये मेल्ट कर गया बट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। कार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ डीकार्बोक्सिलेशन हीट करने के बाद भी, जबकि ये बीटा कीटो एसिड है। ठीक है, तो इसका आंसर भी तुम अगले लेक्चर में तुम ढूंढोगे, अगले लेक्चर में हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। अब आते हैं पिछला क्लास का होमवर्क को देखते हैं। पिछला क्लास का जो होमवर्क था कुछ ऐसा था, ट्रिपल बॉन्ड था, चौक चाहिए मेरे को, ट्रिपल बॉन्ड था, 1 2 3 बॉन्ड, 10 कार्बन का रिंग था। कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया, 2 2 4 5, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गया क्या, नहीं 10, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना था, एक तो था H2PT के साथ, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 मोल H2 यूज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे HH जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे HH जुड़ जाएगा, 10 कार्बन का एक रिंग बन जाएगा, 10 कार्बन का रिंग। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो ये कॉर्नर नहीं घुमा के कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे ना लिख के इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 10 कार्बन का रिंग।